7 मई 2025 रात के 1:44 नई दिल्ली साउथ ब्लॉक। पूरे देश में रात की नींद थी, सड़कें सुनसान थीं, आसमान में तारे थे। लेकिन साउथ ब्लॉक की एक खास बैठक में उस रात ना कोई सोया था, ना कोई सोना चाहता था। उस कमरे में देश का भविष्य तय हो रहा था। नरेंद्र मोदी मेज के सिर पर बैठे थे। उनके सामने थे अजित डोवाल, जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। नक्शों पर निशान लगे थे, तस्वीरें बिछी थीं और एक आदेश जो इतिहास बदलने वाला था, अब महज कुछ ही क्षण दूर था। 15 दिन पहले की बात है, 22 अप्रैल 2025। पहलगाम, कश्मीर की वादियों में बैसरन घाटी, जहां बर्फ पिघलती है और पहाड़ियां हरी होने लगती हैं, वहां उस दिन खून बहा था। 26 निर्दोष लोग जो सिर्फ पहाड़ों की सुंदरता देखने आए थे, आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बने। उनमें से कोई महाराष्ट्र से था, कोई गुजरात से, कोई बंगाल से। वे पर्यटक थे, वे परिवार के साथ आए थे। लेकिन जब वो घर लौटे तो लकड़ी के बक्सों में थे। उस दिन देश का दिल रोया था और नरेंद्र मोदी की आंखों में जो आग जली वो 15 दिनों तक ठंडी नहीं हुई। पाकिस्तान की जमीन पर पले बढ़े लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने यह हमला किया था। खुफिया रिपोर्टें साफ थीं, सबूत पक्के थे। अजित डोवाल ने मोदी के सामने वो फाइलें रखीं जो बताती थीं कि पाकिस्तान की धरती पर किस तरह आतंक की फैक्ट्रियां चल रही हैं। बहावलपुर में जैश का मुख्यालय, मुरीदके में लश्कर का गढ़, मुजफ्फराबाद में प्रशिक्षण शिविर, ये वो जगहें थीं जहां से मौत निर्यात होती थी भारत की ओर। डोवाल ने मोदी से पूछा था, आदेश दीजिए, और मोदी ने जो फैसला किया उसे इतिहास ने अपने पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर लिया। योजना बनाने में 12 दिन लगे, 12 दिन जिनमें रॉ के एजेंटों ने पाकिस्तान की धरती पर रहकर उन ठिकानों की हर गली, हर दीवार, हर छत की पहचान की। उपग्रहों ने हर इमारत की बारीक से बारीक तस्वीर खींची। डोवाल ने खुद हर जानकारी को परखा। जब उन्होंने अंतिम फाइल मोदी को सौंपी तब उन्होंने कहा, इसमें एक भी नागरिक ठिकाना नहीं है, सिर्फ आतंक के अड्डे। यही हमारी नैतिक ताकत है और यही भारत और उन देशों के बीच फर्क है जो आतंकवाद को पालते हैं। 6 मई 2025 की शाम वायुसेना के अड्डों पर हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन ये हलचल दिखाई नहीं देती थी। सब कुछ योजनाबद्ध था, सब कुछ खामोश था। राफेल विमान ईंधन से भरे जा रहे थे। पायलट अपनी लॉकर से उड़ान सूट निकाल रहे थे। उन्हें बताया गया था, ये कोई अभ्यास नहीं है, ये असली है। जिस काम के लिए वे वर्षों से प्रशिक्षण ले रहे थे, वो रात आ गई थी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उस शाम अपने पायलटों से कहा था, आप इतिहास लिखने जा रहे हैं, जाइए और वापस आइए, यही आदेश है। अंबाला, आगरा, श्रीनगर, भटिंडा, 4 अड्डों से एक साथ अभियान शुरू होना था। समन्वय इतना सटीक था कि हर विमान को एक एक मिनट का समय निर्धारित था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीमाओं पर थल सेना को उच्च सतर्कता पर रखा था, ताकि अगर पाकिस्तान जवाब देने की कोशिश करे तो उसे तुरंत रोका जा सके। नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए थे। वायु रक्षा प्रणालियां पूरी तरह सक्रिय थीं। ये सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, ये एक पूर्ण रणनीतिक घेराव था जिसे भारत ने अपनी पूरी ताकत से बुना था। 7 मई की रात, जब पाकिस्तान में रात के 1 बज रहे थे और उसकी रडार सो रहे थे या शायद जानबूझकर आंखें मूंदे हुए थे, तब भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई विमान नियंत्रण रेखा के करीब आ चुके थे। लेकिन उन्होंने सीमा पार नहीं की। ये भारत की चतुराई थी। विमानों ने भारतीय सीमा के भीतर रहते हुए ही अपनी मिसाइलें दागी, स्कैल्प मिसाइलें, ब्रह्मोस और सुदूर मार करने वाली सटीक हथियार जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी लक्ष्य पर गिरी। आंख मूंदने की फुर्सत तक नहीं थी। बहावलपुर में जैश का मुख्यालय था। रात के 1:46 पर पहली मिसाइल उसकी छत से टकराई। एक धमाका, एक आग का गोला, और वो इमारत जहां से दशकों तक भारत के खिलाफ साजिशें रची गई थीं, धूल में मिल गई। मुरीदके में लश्कर का प्रशिक्षण केंद्र था, वहां दूसरी मिसाइल पहुंची। मुजफ्फराबाद में तीसरी, कोटली में चौथी, बाग में 5वीं। एक के बाद एक 9 ठिकाने तबाह हो गए, और ये सब महज 23 मिनटों में हुआ। 23 मिनट और पाकिस्तान के वो अड्डे जो बरसों से मौत का कारखाना बने हुए थे, अब राख के ढेर थे।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय में उस रात जब फोन घनघनाए, जब जनरलों की नींद टूटी, जब रडार ऑपरेटरों ने अपनी स्क्रीन पर देखा कि क्या हुआ, तब तक भारतीय विमान अपने अड्डों की ओर लौट चुके थे। मिशन पूरा हो गया था। पाकिस्तान को खबर भी हुई तो तब जब वो कुछ नहीं कर सकता था। उस रात पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीज बची थी, अपनी जलती हुई इमारतों को देखना और ये समझने की कोशिश करना कि आखिर हुआ क्या। नई दिल्ली में सुबह के 4 बजे नरेंद्र मोदी को पहली रिपोर्ट मिली। सभी 9 लक्ष्य नष्ट, सभी पायलट सुरक्षित, कोई भारतीय जवान हताहत नहीं। अजित डोवाल ने धीरे से कहा, हो गया। मोदी ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली। वो सांस उन 26 परिवारों के लिए थी जिनके अपने पहलगांव में खो गए थे। वो सांस उन माओं के लिए थी जो अपने बच्चों को लेकर कश्मीर गई थीं और खाली हाथ लौटी थीं। दुनिया ने देखा, अमेरिका ने बयान दिया, चीन ने चुप्पी साधी, रूस ने भारत के संयम और सटीकता की प्रशंसा की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शब्द कड़े थे, लेकिन हरकत कोई नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान जानता था अगर उसने जवाब दिया तो भारत तैयार है, और इस बार भारत रुकने वाला नहीं था। वो घेराव जो थल, जल और वायु तीनों मोर्चों पर बिछाया गया था, अभी भी कायम था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये भारत के 140 करोड़ लोगों का संदेश था। उन लोगों की ओर से जो बरसों से सहते आए थे, जिन्होंने मुंबई में बम धमाके सहे, पुलवामा में शहादतें देखी, उरी में जवानों को खोया। हर उस मां की ओर से जिसने अपने बेटे को सेना में भेजा था और लकड़ी का बक्सा वापस पाया था। हर उस बच्चे की ओर से जो अपने पिता का इंतजार करते करते बड़ा हो गया। 7 मई 2025 की वो रात भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जब पाकिस्तान के अंधेरे में आग की लपटें उठीं, तो वो सिर्फ इमारतें नहीं जल रही थीं, वो सोच जल रही थी जो ये मानती थी कि भारत को दबाया जा सकता है, डराया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। वो सोच उस रात राख बन गई, और उस राख पर एक नए भारत का संदेश लिखा था, अब और नहीं। और जब सुबह हुई, जब नई दिल्ली में सूरज निकला, तो भारत पहले से थोड़ा अलग था, थोड़ा मजबूत, थोड़ा और स्पष्ट अपनी पहचान में। ऑपरेशन सिंदूर की आग बुझ गई थी, लेकिन जो रोशनी उसने छोड़ी, वो रोशनी आने वाले दशकों तक इस सुप महाद्वीप के आसमान में जलती रहेगी।